दोस्तों, चाइना ने आज़ादी हासिल की 1949 में और आज़ादी के 22 साल बाद भी जो ज़्यादातर दुनिया है उनको लगता था कि चाइना एक छोटा सा मुल्क है और चाइना अननोन था ज़्यादातर लोगों के लिए। चाइना का एक जजीरा है, लोग समझते थे कि बस यही चाइना है, हालांकि वो सिर्फ उसका एक प्रोविंस था। चाइना के टोटल 26 प्रोविंस थे और वो उनमें से एक था, और बाकी जो सारा चाइना है वो दुनिया के लिए अननोन था। और चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा थी कि दुनिया का जो 1/4 है, यानी अगर दुनिया की पॉपुलेशन के 4 हिस्से किए जाएं तो एक हिस्सा सिर्फ चाइना में एग्जिस्ट करता था। लेकिन 22 साल बाद अचानक से चाइना दुनिया के सामने आया और तेज़ी से तरक्की करना शुरू कर दी। चाइना ने स्माइल पॉलिसी इख्तियार की। स्माइल पॉलिसी मतलब कि जो दुनिया के जो लोग हैं उनको वेलकम करो अपने मुल्क में, ताकि वो अपना पैसा यहाँ पर लेकर आ सकें और इन्वेस्टमेंट करें। तो जैसे ही चाइना ने स्माइल पॉलिसी इख्तियार की तो दुनिया के लोगों ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया और चाइना आने लग पड़े। चाइना का जो शहर है बीजिंग, वहाँ पे लोगों के वफद आते और एक वफद में 100 लोग होते। तो जो इस स्टोरी का जो राइटर है गैलियाजो सेंटिनी, वो बताता है कि जो उस वक्त चाइना का लीडर था जो एन लाई, वो इतने ज़्यादा लोगों से मिलता और हैंडशेक करता। अगर ये इसी तरह करता रहा तो ऐसे लगेगा जैसे उसका हाथ जो है वो कहीं टूट गया या खो गया। और अगर वो इसी तरह कैमरे के आगे आके सारा दिन तस्वीरें खिंचवाता रहा तो कैमरे की चमक से उसकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। दोस्तों, ये स्टोरी जब लिखी गई तब कैमरे जो थे वो फ्लैश वाले होते थे। ये आज से तकरीबन 50-60 साल पहले स्टोरी लिखी गई है। आज 2024 में तो चाइना बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी पुरानी है। जिसने ये स्टोरी लिखी है गैलियाजो सेंटिनी, जो इटालियन राइटर है, वो बताता है कि अभी तो ये वो लोग हैं जो चाइना में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अभी एक बड़ी लंबी लिस्ट है उन मुल्कों की जो अभी चाइना में आना चाहते हैं। गैलियाजो सेंटिनी कहता है कि जो चाइना है वो दुनिया में एक फैशन बन चुका है, और चाइना के जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं और जितने भी लोग हैं उन्होंने ठान लिया है कि वो अपने इस मुल्क को बेहतर बनाकर छोड़ेंगे। राइटर हमें बताता है कि चाइना ने अपने मुल्क को ग्रो करने के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जो बाकी दुनिया ने अभी नहीं किए थे। तो पहला है एन एग्जाम्पलरी सोशल एक्सपेरिमेंट, कि यानी चाइना ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट ये था कि चाइना ने कम्युनिज्म का जो निज़ाम था वो इंट्रोड्यूस करवाया अपनी सोसाइटी में। दोस्तों, कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी है। इसका मतलब है कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वो सारे के सारे प्रॉफिट में बराबर का हिस्सा रखते हैं। अगर एक बंदा कम काम करता है और दूसरा बंदा ज़्यादा काम करता है, लेकिन जब उसका प्रॉफिट आएगा तो उन सारों के दरमियान इक्वली वो डिवाइड होगा। तो इस तरह जो लोग हैं वो आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे और काम भी करेंगे इकट्ठा। राइटर यहाँ पे चाइना को और रशिया को कंपेयर करता है, और वो कहता है कि रशिया ने तो इतनी मुश्किलात देखी नहीं जितनी चाइना ने देखी हैं, लेकिन फिर भी चाइना ने बाद में आज़ाद होने के बावजूद अपनी इतनी ज़्यादा तरक्की करना शुरू कर दी है। चाइना जो है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने हुकूमत की। तो चाइनीज़ जो लोग हैं वो एक मेंटल इलनेस का शिकार हो गए थे, जिस तरह एक जहनी गुलाम नहीं होते इस तरह वो हो गए थे। लेकिन फिर कुछ लीडर्स आए जिन्होंने आके चाइना के लोगों को इस मेंटेलिटी से निकाला, और अगर देखा जाए तो चाइना ने रशिया से ज़्यादा अच्छे तरीके से तरक्की करना शुरू कर दी है। चाइना की जो लीडरशिप है उसने आते ही जो सबसे पहले काम किए उसमें उन्होंने फूड पे गौर किया। इसके अलावा उनके जो लोगों की जो न्यूट्रिशन है ताकि उनके लोग सेहतमंद हो सकें, इस चीज़ पे गौर किया। और इसके अलावा जो इनकम इनइक्वालिटीज़ होती हैं, यानी किसी बंदे को ज़्यादा पे करना, किसी को कम पे करना, इस चीज़ को उन्होंने टारगेट किया, इसको ठीक किया। और इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, यानी जो लोग बेरोज़गार घूमते हैं, इस चीज़ को टैकल किया। तो ये वो चीज़ें थी जो आकर सबसे पहले उन्होंने अपने मुल्क में ठीक की। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो चाइना ने किया। दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी कहते हैं कि थोड़े से लोगों को इख्तियार दे देना कि वो अपने मुल्क के फैसले कर सकें। जैसा कि पाकिस्तान एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, सिर्फ 1% लोग पाकिस्तान के फैसला करते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। बाकी जो 99% लोग हैं वो चाहे जो मर्जी चाहें, इन 1% को कोई असर नहीं होता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान। चाइना ने क्या किया, इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी लोगों को इख्तियार दे दिया कि वो अपनी मर्जी से फैसला करें, और बहुत बड़े लेवल पे लोगों को पावर दे दी ताकि वो अपने फ्यूचर को अपने ही मर्जी से डिसाइड कर सकें। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ लोग डिसाइड करें कि पूरा मुल्क जो है वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। दोस्तों, जो राइटर है गैलियाजो सेंटिनी, वो बताता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो समझते हैं कि हमारे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है, हम सिविलाइज्ड हैं और बाकी सारी दुनिया जाहिल गवार है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना का एक लीडर आया माओ सी टंग, और इसने अपनी मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया। ये जो लीडर था माओ सी टंग, इसने बहुत सारी चेंजेस की चाइना के अंदर। इसने सबसे पहले तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी बनाया। उसके बाद इसने जो अपने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से गाड़ियों की तादाद को कम किया, क्योंकि इसके ख्याल में हम जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करेंगे उतने ज़्यादा हम काहिल और सुस्त होते जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं थे गाड़ियाँ खरीदने के, बल्कि ये चाहता था कि हम टेक्नोलॉजी से और ये जो रोबोटिक चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। इसके अलावा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होती है सड़कों के इधर उधर, उन सबको इसने हटा दिया कि जब बंदा सड़क पर जा रहा हो तो हर तरफ किसी ना किसी चीज़ के इश्तिहार लगे हैं, वो सब हटा दिए। जो नियॉन साइंस होते हैं, जो लाइटों के जो नियॉन साइंस हैं, उनको भी इसने हटा दिया।
और जो 3 मेन प्रॉब्लम्स थी सोसाइटी की, मनी, अल्कोहल और सेक्स, इन तीनों को इसने कंट्रोल किया और इसको कंट्रोल करने की वजह से जो इनकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन थी वो भी कंट्रोल होना शुरू हो गई। दोस्तों जो राइटर है गलियाजो सेंटिनी, वो बताता है कि सन 2000 में चाइना जो है वो एक बड़ी पावरफुल कंट्री बनकर उभरेगा और इसके अलावा ये मॉडर्न भी होगा और साथ साथ अपनी जो ट्रेडिशंस हैं उनको भी बरकरार रखेगा। आज 2024 चल रहा है और हम सब जानते हैं कि चाइना कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। ये स्टोरी आज से 50-60 साल पहले लिखी गई थी। स्टोरी का जो राइटर है वो बताता है कि चाइनीज़ लोग किस तरह बड़े पैमाने पर काम करते हैं और खेतों में जो ज़्यादातर किसान हैं वो कम्युनिटीज़ के अंदर काम करते हैं। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ बनाई हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कम्युनिज़्म का निज़ाम है कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब में बराबर डिवाइड किया जाएगा। इस तरह ये काम करते हैं और ये सारे के सारे अपने हाथों से काम करते हैं ट्रेडिशनल वे में। मशीनें वगैरह रोबोटिक्स आम यूज़ नहीं करते, क्योंकि इनका जो लीडर है माओ सी टंग, उसका ये ख्याल है कि मशीनों को हम अपने से दूर ही रखें तो बेहतर है। माओ सी टंग का ख्याल था कि जो मशीनें हैं वो जल्दी काम कर सकती हैं, बड़े पैमाने पे काम कर सकती हैं और सस्ता काम कर सकती हैं, लेकिन इसके काम करने से ये होगा कि जो इंसानों के अंदर जो जज्बा है काम करने का वो ख़त्म हो जाएगा। वो चाहता था कि चाइनीज़ लोगों के अंदर काम करने का जज्बा बरकरार रहे ताकि वो रिवोल्यूशनरी पीपल बन के रह सकें, यानी वो मुश्किलात को झेल सकें। चाइना के टोटल 26 सूबे हैं और 26 के 26 सूबे अपने आप को अपने अंदाज से चलाते हैं। जब भी कोई जंग होती है तो 26 के 26 सूबे अपने आप को अलग अलग तरीके से जंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ये ऐसा है कि अगर कोई बंदा अटैक करेगा चाइना पे तो वो खो कर रह जाएगा, वो गुम हो जाएगा इन 26 सूबों के अंदर। डे इन द लाइफ ऑफ अ 16 ईयर ओल्ड। अब जो राइटर है गलियाजो सेंटिनी, वो यहाँ पे चाइना की रहने वाली एक छोटी लड़की जो 16 साल की है उससे अपनी डेली रूटीन पूछता है। तो वो 16 साल की जो लड़की है वो बताती है कि वो अपना दिन कैसे गुजारती है। वो कहती है मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और घर के थोड़े से काम करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर 8 बजे स्कूल के लिए निकल जाती हूँ और फिर मैं 11 बजे वापस आती हूँ स्कूल से, आकर अपना दोपहर का खाना खाती हूँ और फिर 1:30 बजे वापस स्कूल चली जाती हूँ और फिर 3 बजे वापस आती हूँ स्कूल से दोबारा। वो कहती है उसके बाद मैं अपना होमवर्क करती हूँ। तो राइटर पूछता है कि तुम कितना टाइम लगाती हो अपना होमवर्क करने में। वो कहती है होमवर्क तो मैं स्कूल में ही कर लेती हूँ, घर आकर मैं जो बाकी लेसन होते हैं वो पढ़ती हूँ 4 बजे तक और इसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ और रेडियो सुनती हूँ। राइटर पूछता है कि तुम रेडियो में क्या सुनती हो। वो कहती है कि जितनी भी जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, जो खबरें सियासत से रिलेटेड होती हैं, मैं वो सब सुनती हूँ। तो वो पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती हो। तो वो कहती है कि हाँ, मेरे जो हम उम्र लड़के और लड़कियाँ हैं मैं उनके साथ बाहर जाती हूँ और हम कभी स्पोर्ट्स खेलते हैं और कभी पिंग पोंग खेलते हैं। दोस्तों ये गेम है चाइना में, पिंग पोंग। चाइनीज़ वुमेन। दोस्तों चाइना में जो औरतें हैं वो औरतों की तरह बिहेव नहीं करती। अब इसका मतलब ये है कि वो ना कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, ना उनके ड्रामाज में लिटरेचर में सेक्स का बहुत ज़्यादा एलिमेंट होता है जिस तरह वेस्ट में हम देखते हैं। और इसके अलावा चाइना में ओपियम होने के बावजूद भी वहाँ पे ड्रग्स नहीं होती और वहाँ की जो औरतें हैं वो मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं और उन्हें कोई शर्म नहीं आती इसमें। वो ये नहीं समझती कि हम औरतें हैं हम घर संभालेंगी, बल्कि वो काम करती हैं। ये औरतें दिन में 8 घंटे काम करती हैं और इसके अलावा इनकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो मेडिकल केयर है, नर्सरी, वो सब कुछ फ्री होता है हुकूमत की तरफ से। और अगर इनके यहाँ किसी बच्चे की विलादत होनी हो तो उन्हें 56 डेज़ पहले छुट्टी दे दी जाती है काम से और उन्हें उस 56 डेज़ की सैलरी भी दी जाती है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। दोस्तों राइटर बताता है कि अगर आपने 1 महीना गुजारना हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल बीजिंग शहर है, वहाँ पे अगर आप 1 महीना गुजारें तो आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो 12 से 14 युवान आएगा। दोस्तों युवान वहाँ की करेंसी है, जैसे पाकिस्तान में रुपीज़ है, इस तरह चाइना में युवान है। जो चाइनीज़ वर्कर हैं चाइना में, जितने भी जो लोग काम करते हैं उनका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल फ्री होता है और अगर उनके किसी फैमिली मेम्बर ने अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है तो उन्हें सिर्फ 50% पे करना पड़ेगा, बाकी 50% उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। और अगर किसी बंदे को पैसों का इशू चल रहा है तो उसकी जो कंपनी है वो मुदाखलत करेगी और उस बंदे को पे करेगी। और इसके अलावा अगर किसी बंदे की इनकम बहुत ज़्यादा थोड़ी है और उसके अखराजात ज़्यादा है तो कंपनी उसे इतना पे करेगी जितने उसके घर के टोटल अखराजात हैं। और इसके अलावा जो वर्कर्स हैं, जो मेल वर्कर्स हैं वहाँ पे, वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और जो फीमेल हैं वो 50 या 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करना चाहे तो वो अपने बॉस की मर्जी से दोबारा जॉब कर सकता है। चाइना में जितने भी लोग काम करते हैं वो दिन में 8 घंटे काम करते हैं और उन्हें हफ्ते में 1 छुट्टी होती है और इसके अलावा उन्हें साल बाद 1 हफ्ते की या 2 हफ्ते की छुट्टी भी दी जाती है अगर उनका घर दूर हो। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, ये स्टोरी आज से 50-60 साल पहले लिखी गई थी, यानी इतनी सारी फैसिलिटीज़ चाइना में आज से 50-60 साल पहले थी। आज का चाइना और भी ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। राइटर आखिर में आके चाइना की पॉपुलेशन की बात करता है। वो कहता है कि जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, जब दुनिया को पता चला तो दुनिया सोचती थी कि ये कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन अपने आप को नहीं संभाल पाएगी, ये कैसे इतना खाना प्रोड्यूस करेंगे, ये कैसे इतना कपड़ा प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो चाइना है
उन्होंने अपनी अक्लमंदी से अपनी पॉपुलेशन को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया और उसको यूज़ किया अपने मुल्क को तरक्की में लाने के लिए। राइटर बताता है कि चाइना के लोग इतना कपड़ा पहनते हैं कि अगर उन कपड़ों को जोड़ा जाए तो इस ज़मीन के 18 चक्कर लग सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने इन्हें सिर्फ 5 दिन का खाना खिलाना है चाइनीज़ लोगों को, तो उसके लिए आपको 450 किलोग्राम जो दाने हैं या जो दालें हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी। यानी 450 किलोग्राम दालें ये सिर्फ 5 दिन में खा जाएंगे, इतनी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन है। राइटर बिल्कुल आखिर में उनका जो एक लीडर है माओ सी टंग, उसकी कोटेशन बयान करता है। वो कहता है कि उनके जो लीडर है माओ सी टंग, उसने कहा था कि चीज़ें डिसाइड नहीं करती बल्कि लोग डिसाइड करते हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। अगर एक बंदा सोचता है कि हमारे पास चीज़ें नहीं है बहुत सारी, यानी हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब हम तबाह हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। चीज़ें डिसाइड नहीं करती बल्कि लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने वाकई में तरक्की करनी है या नहीं। तो ये एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए भी कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और दुनिया यही सोचती है कि ये और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये लोग कैसे मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे भी जो माओ सी टंग है उसकी कोटेशन एप्लीकेबल है कि ये चीज़ें नहीं डिसाइड करती बल्कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्होंने क्या करना है आगे। अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। दोस्तों भूख क्या होती है? आपको शायद लगेगा कि आपने कुछ देर से खाना नहीं खाया, इसका मतलब आप भूखे हो, या आप बाहर से फुटबॉल खेल कर आए हो तो आपको भूख फील हो रही है, आप ब्रेड के अंदर चीज़ रख के या इस तरह की कोई चीज़ खा लेते हो तो इसका मतलब आपकी भूख ख़त्म हो गई है। दोस्तों ये भूख नहीं होती। जो चैप्टर है हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाय एना मैकिन्जी, इसमें एना मैकिन्जी ने बताया है कि भूख वो होती है जब आपके पास इतना खाना ही मौजूद ना हो जितनी आपको भूख है, या अगर आप एक खाना खा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि आपने नेक्स्ट खाना खाना भी है या नहीं, और अगर खाना है तो कब खाना है आपको नहीं पता, इसे कहते हैं भूख। एना मैकिन्जी एक बंदे का बताती हैं जिसका नाम है आर्थर होपक्राफ्ट। ये कीनिया गया भूखे बच्चों को देखने के लिए, और इसने बताया कि जो भूखे बच्चे हैं उनकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे वो अंधे हैं, उनकी टांगें और उनके बाजू बिल्कुल बारीक स्टिक्स की तरह होते हैं, और वो ना रोते हैं ना हंसते हैं, और उनका जो वजन है वो 2 साल की उम्र में सिर्फ 10 पाउंड होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो ये हालत होती है भूखे लोगों की। एना मैकिन्जी बताती हैं कि हंगर की यानी भूख की काफ़ी सारी वजह हैं, लेकिन एक वजह जो हमेशा से चलती आ रही है वो है कहत का पढ़ना। तो हमारे पास इस दुनिया में सबसे पुरानी कहत पढ़ने की मिसाल जो मिलती है वो मिस्र में मिलती है, जहाँ पे एक फिरौन ने दीवार के ऊपर लिखा हुआ है कि मेरे ज़माने में 7 साल से दरियाए नील में पानी नहीं बहा। दोस्तों ये वही फिरौन है जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में था, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहने पर इसने काफ़ी सारी पहले काश्तकारी की, फिर गंदम को स्टोर किया, क्योंकि इसे पता चल चुका था कि कहत आने वाला है। और 7 साल तक जब कहत आया तो इसके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें और दाने थीं अपने लोगों को खिलाने के लिए। तो जो मिस्र है वो तो सेफ रहा, लेकिन जो बाकी इर्द गिर्द के इलाके हैं वहाँ पे कहत की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गईं। और इसी भूख की वजह से, कहत की वजह से, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी फ़लस्तीन से मिस्र आए उनसे गंदम खरीदने के लिए। वो बताती हैं कि दुनिया में अलग अलग वक्तों में अलग अलग लोगों के ऊपर कहत आते रहे हैं और इससे बहुत सारी जानें ज़ाया होती रही हैं। चाइना में सिर्फ 100 सालों के अंदर 9 बड़े बड़े कहत आए जिसकी वजह से 95 लाख लोग मर गए। इसके अलावा रशिया में 1921 में कहत आया जिसकी वजह से लाखों लोग मरे, और इसके बाद 1969 में बांग्लादेश में कहत आया जिसकी वजह से 1 करोड़ लोग मर गए। और इसके अलावा बॉम्बे में चावल की फसल फेल हो गई 1942 में, जिसकी वजह से कहत पड़ गया। अब जब कहत पड़ता है तो बहुत सारे जो मुल्क हैं वो आते हैं हेल्प करने के लिए दूसरों की, तो वो अपनी चीज़ें भेजती हैं और सब कुछ भेजती हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को एक वक्त में मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर उन चीज़ों को, उन खाने को दूर दराज लोगों तक पहुँचाना ये भी बहुत मुश्किल वाला काम है। और जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक तो वैसे ही खाना पहुँच नहीं पाता, वो लोग वैसे ही भूख से मर जाते हैं। दोस्तों एना मैकिन्जी बताती हैं कि कहत तो एक बड़ी पुरानी वजह है दुनिया में खाना कम होने की, लेकिन आजकल जो दुनिया की बढ़ती हुई आबादी है उसकी वजह से दुनिया का खाना कम पड़ रहा है। दुनिया की आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह आप एक बर्फ के गोले को बर्फ के ऊपर रोल करना शुरू करें तो वो बड़ा भी होता जाता है और तेज भी होता जाता है। इस तरह दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है। दोस्तों जिस वक्त ये स्टोरी लिखी गई उस वक्त एना मैकिन्जी बताती हैं कि दुनिया की आबादी इस वक्त 3 करोड़ है, लेकिन मज़े की बात यह है कि जब हम आज ये स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इस वक्त दुनिया की आबादी इससे भी डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है।
वो बताती हैं कि जो दुनिया की आबादी है वो इस तरह बढ़ रही है कि जो पैदा होने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं और जो मरने वाले लोग हैं वो कम है। यानी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट कम है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि 20 बच्चों में से सिर्फ कुछ सर्वाइव करते थे, बाकी मर जाते किसी बीमारी की वजह से या किसी और वजह से। लेकिन आज उन 20 में से 19 सर्वाइव कर जाते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी नई नई मेडिसिन दरियाफ्त कर ली हैं। वो ऐसी बीमारियां जिनकी वजह से लोग मरा करते थे पहले। एक और वजह वो बताती हैं वॉर, कि पहले ज़माने में ये कहत के अलावा, बीमारियों के अलावा जंगें भी होती थी जिसकी वजह से लोग मरते थे। लेकिन आजकल जंगें भी कम हो चुकी हैं, इस वजह से भी जो लोगों के पैदा होने की तादाद है वो ज़्यादा है और मरने की तादाद कम है। दो तरह के मुल्क हैं इस दुनिया में, एक तरह के वो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और दूसरे वो जो तरक्की पजीर हैं, यानी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। अब जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ के रहने वाले लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करते हैं, उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सबको खिला सकें। और जो दूसरे तरक्की पजीर मुल्क हैं उनके यहाँ एक फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं और उनकी आमदनी कम होती है, वो सबको खिला भी नहीं सकते। तो एना मैकेंजी कहती हैं कि ये कितनी अजीब बात है कि एक ऐसा मुल्क जहाँ के रहने वाले अमीर हैं उनके बच्चे कम होते हैं, और एक ऐसा मुल्क जहाँ के रहने वाले गरीब हैं वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर सकते, फिर भी उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं। वो कहती हैं कि अगर यही सूरत हाल चलती रही तो एक जंग का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे रहने वाले लोग गरीब हैं वो जब अपने प्यारों को, अपने चाहने वालों को अपने इर्द गिर्द मरता देखेंगे खाने की वजह से या किसी और वजह से, तो वो अमीरों की तरफ देखेंगे। वो कहेंगे कि अमीरों के पास सब कुछ है तो वो उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, उनसे उनकी चीज़ें छीनने के लिए। तो एक जंग का खतरा भी दुनिया में रहेगा। अब आखिर में एना मैकेंजी कहती हैं कि इस मसले का हल ये है कि जो लोग पैदा हो गए वो पैदा हो गए, हमने उन्हें मारना नहीं है बल्कि हर हाल में ज़िंदा रखना है। तो अब जो दूसरे लोग हैं उन्हें हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि वो अपनी फैमिलीज़ को छोटा रखें, ताकि उन्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और दुनिया भी अच्छे तरीके से चल सके। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। द जेवल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का नगीना। दोस्तों ये स्टोरी थोड़ी लेंथी है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको कम वक्त में अच्छी समझ आ जाए। यह कहानी शुरू होती है सन 750 ईस्वी में। मुसलमानों का एक ख़ानदान है बनु उमैया, वो दमिश्क पर हुकूमत करते थे। और एक और मुसलमानों का ख़ानदान है बनु अब्बास, उन्होंने बनु उमैया पे अटैक किया और वहाँ पे उनको मार कर वहाँ से निकाल दिया। अब जो लोग अपनी जान बचाकर भागे उनके दरमियान एक 20 साल का लड़का था जिसका नाम था अब्दुर्रहमान। ये गुड लुकिंग आदमी था और इसके अलावा ये ब्रेव भी था। इसके सुर्ख कलर के बाल थे। ये स्पेन चला गया और वहाँ पर जाकर काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये वहाँ का हुक्मरान बन गया। अब्दुर्रहमान के भागने की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो जब भाग रहा था तो वो बदुओं के एक कैंप में बैठा था जो कि दरिया के किनारे वाक़ था। लेकिन जब वहाँ भी अब्बासियों ने हमला कर दिया तो अब्दुर्रहमान ने और उसके छोटे 13 साला भाई ने, दोनों ने दरिया में छलांग लगा दी। लेकिन जो उसका भाई है छोटा, वो अब्बासियों की बातों में आ गया, जो कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम वापस आओगे तो हम नहीं मारेंगे। तो जब वो वापस गया तो उन्होंने उसे मार दिया। लेकिन जो अब्दुर्रहमान था उसे पता था, वो तैरता गया और दरिया के दूसरे किनारे पर निकल के अपनी जान बचा ली उसने। अब जो अब्दुर्रहमान है वो बगैर किसी दोस्त के पैदल चलता हुआ, बगैर किसी रुपए के काफ़ी सारे इलाकों से गुजरता गया और बहुत सारी मुश्किलात के बाद वो फ़लस्तीन में से गुजरा, वो अफ्रीका में से गुजरा और आखिरकार वो पहुंचा सूटा, एक जगह है वहाँ पर। वहाँ का जो हाकिम है वो अब्दुर्रहमान का रिश्तेदार था, तो उसने उसे पनाह दे दी। सूटा में रहते हुए अब्दुर्रहमान को पता चला कि जो साउथ स्पेन है वहाँ पे कुछ दमिश्क के सोल्जर्स बैठे हैं। जैसे ही उसे ये पता चला वो वहाँ पर गया और उसने जाकर बताया कि वो कौन है, तो उन फौजियों ने इसे अपना लीडर मान लिया। इसके बाद अब्दुर्रहमान ने पूरे साउथ स्पेन पे कब्जा कर लिया और अपनी वहाँ पर हुक्मरानी शुरू कर दी और अपनी फ़ौज भी बढ़ानी शुरू कर दी। जब ये बात अब्बासियों को पता चली तो जो अब्बासी खलीफा था उसने अपना एक गवर्नर मुकर्रर किया जो स्पेन के दूसरे इलाके हैं वहाँ पे। तो अब्दुर्रहमान ने उस गवर्नर को मार के उसका सर जो है वो नमक में रख के काले कपड़े के अंदर रैप करके अब्बासी खलीफा को एज अ गिफ्ट भिजवाया। तो जब अब्बासी खलीफा को ये सब मिला तो उसने कहा कि शुक्र है खुदा का, मेरे और मेरे दुश्मन के दरमियान एक समंदर है, नहीं तो मेरा दुश्मन यहाँ भी आ जाता मुझे मारने के लिए।
दोस्तों अब्दुर्रहमान ने साउथ स्पेन के अंदर रहते हुए अपनी 40,000 की जो फौजी आर्मी है, जो वेल ट्रेंड सोल्जर्स हैं, उनको तैयार किया था। और ना सिर्फ वो जंग के बारे में जानता था बल्कि वो अमन कायम करने के बारे में भी जानता था। उसने अपने आप को खलीफा कहना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने कहा कि मैं अमीर हूँ। उसने अमीर का वर्ड यूज़ किया और इससे दोबारा जो स्पेन के अंदर है मुसलमानों की खिलाफत शुरू हुई। अब्दुर्रहमान ने अपने दौर में जितने भी वहाँ के जो मेन शहर थे उनको खूबसूरत किया, वहाँ पे साफ पानी की सप्लाई बहाल की, उनके इर्द गिर्द दीवारें बनवाई ताकि दुश्मन के अटैक से बचा जा सके। और इसके अलावा एक शहर है कुर्तबा, उसके बाहर उसने एक महल भी बनवाया। अपने मरने के 2 साल पहले अब्दुर्रहमान ने सन 788 में एक बहुत बड़ी मस्जिद कुर्तबा शहर के अंदर बनवाना शुरू की। ये मस्जिद उसके दौर में तो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद आने वाले हुक्मरानों ने इसे मुकम्मल भी किया और बाद में इसको मजीद बढ़ाते चले गए। ये अपने दौर की बहुत बड़ी और एक शानदार मस्जिद थी, जिसे सन 1236 में क्रिश्चियन चर्च में बदल दिया गया। इसकी वजह यह है क्योंकि मुसलमानों का दौर वहाँ से ख़त्म हो गया, क्रिश्चियंस का दौर शुरू हो गया, तो उन्होंने इतनी बड़ी मस्जिद को एक चर्च के अंदर बदल दिया। और ये मस्जिद आज भी स्पेन के अंदर मौजूद है, जिसका नाम है ला मेज़क्वेटा, लेकिन आज ये एक चर्च है। जो अब्दुर्रहमान का जो तख्त था वो पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा शानदार और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त था। वहाँ पर दूसरे मुल्कों के सफ़ीर आया करते थे, जैसे जर्मनी के और बाज़ंतीन एम्पायर के, इटली के और फ्रांस के। अब्दुर्रहमान की सल्तनत का जो दारुल खलाफा था वो कुर्तबा शहर ही था, जहाँ पे 5 लाख लोग रहा करते थे। इसके अलावा उसमें 700 मस्जिदें थीं और 300 पब्लिक वाशरूम्स थे। इसके अलावा उसमें एक शाही महल था जिसका नाम था अल ज़ोहरा, जिसमें 400 कमरे थे जो अलग अलग गुलामों और गार्ड्स के रहने के लिए मौजूद थे। ये महल जो था अल ज़ोहरा, ये बनाया था अब्दुर्रहमान III ने, यानी अब्दुर्रहमान के मरने के बाद जो नया बादशाह आया अब्दुर्रहमान III, उसने ये महल बनवाना शुरू किया सन 936 में। इसको बनाने के लिए जो मार्बल था वो अलग अलग जगहों से मंगवाया गया और इसके जो बेसिन वगैरह थे वो भी अलग अलग इलाकों से मंगवाए गए जो बहुत ज़्यादा महंगे थे। और इसके अलावा इसको बनाने के लिए 10,000 वर्कर्स ने काम किया और 1500 जानवर इस्तेमाल हुए वज़न उठाने के लिए। ये जो महल था अल ज़हरा, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे गुलाम और बॉडीगार्ड्स थे जिनकी तादाद 3750 थी। और इसके अलावा इस शहर की अपनी एक आर्मी थी जिसमें 1 लाख लोग थे। इतनी ज़्यादा मजबूत आर्मी को जो सुल्तान था या जो अमीर था वो इसलिए यूज़ करता ताकि वो एक तो बगावत को रोक सके और दूसरा जो इर्द गिर्द के अटैक्स हैं उनको भी रोक सके। इस दौर में जो तिजारत है और जो ज़राअत है वो बहुत ज़्यादा फली फूली। जो शाही ख़जाना था उसमें 62,45,000 दिनार्स हुआ करते थे। दोस्तों ये रकम उस वक्त की रकम है, आज की नहीं। इस रकम का जो 1/3 हिस्सा है वो आर्मी के ऊपर खर्च किया जाता और जो दूसरा 1/3 हिस्सा है वो लोगों के ऊपर खर्च किया जाता और जो बाकी पैसे हैं वो दूसरे कामों के लिए रखे जाते। दोस्तों इससे पहले कुर्तबा शहर कभी भी इतना ज़्यादा खुशहाल और इतना ज़्यादा अमीर नहीं हुआ जितना इस दौर में था। अब जो अब्दुर्रहमान था, जो अमीर था इस शहर का, वो तो 73 साल की उम्र में वफात पा गया। जो अब्दुर्रहमान III है वो 21 साल की उम्र में इस शहर का हुक्मरान बना और उसने तकरीबन 50 साल हुकूमत की। दोस्तों उसने जो काम किया उसकी वजह से और ज़्यादा ये जो कुर्तबा शहर था वो दुनिया का सबसे ज़्यादा और यूरोप का सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में से एक शुमार होने लग पड़ा। इस शहर के अंदर तकरीबन 1,13,000 घर थे। इसके अलावा 70 इसमें लाइब्रेरीज थीं और बहुत सारी किताबों की दुकानें थीं। इसके अलावा मसाजिद बहुत ज़्यादा थीं और महल भी थे। जब रात होती तो लोग अपने अपने घरों के बाहर जो लैंप्स होते हैं, जो पुराने लैंप्स हैं, वो जला लेते। उससे जो रात का मंजर है वो और ज़्यादा अच्छा लगता। दोस्तों ये उस वक्त की बात है जब लंदन के अंदर और जब पेरिस के अंदर लैंप्स वगैरह इतने नहीं होते थे और जब लंदन या पेरिस जैसे शहरों में जब बारिश होती तो घुटनों घुटनों तक जो कीचड़ था वो इकट्ठा हो जाता। ये इस दौर में मुसलमानों की हुकूमत इस तरह की थी। दौरे खिलाफत में जो स्पेन था वो बहुत ज़्यादा अमीर था और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें बनाई जाती और पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता। जैसा कि यहाँ पे लेदर की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा थी, लेदर बनाया जाता और वो अलग अलग इलाकों के अंदर भेजा जाता। इसके अलावा वूल और सिल्क के बड़े बड़े यहाँ पे कारखाने थे। इसके अलावा यहाँ पे जो पोट्री का काम है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और इसके अलावा इसके जो काफ़ी सारे शहर हैं वो अलग अलग चीज़ों के हवाले से मशहूर थे, जैसा कि जीन और अलगार्व, इस तरह के शहर जो हैं वो मशहूर थे सोने और चांदी की कानों की वजह से। मलागा जो शहर है वो मशहूर था कीमती पत्थरों के हवाले से। और जो दमिश्क शहर है वो मशहूर था पूरी दुनिया में तलवारें बनाने की सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक के हवाले से। स्पेन के रहने वाले मुसलमानों ने जो ज़राअत के यहाँ पे तरीके इंट्रोड्यूस करवाए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे और बहुत लंबे अरसे तक वो रहे, जिसने स्पेन की ज़मीन को काफ़ी ज़रखेज़ बना दिया। मुसलमान यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उगाया करते थे जिनमें फल थे, सब्जियाँ थीं, इसके अलावा चावल, अनार और बहुत सारे और फ्रूट्स यहाँ पे वो उगाया करते थे। आज भी स्पेन के अंदर एक बहुत मशहूर गार्डन है जिसका नाम है जेनियरा लाइफ, जो कि एक अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ जन्नतुल अरीफ से निकला है।
दोस्तों जो स्पेन में रहने वाले लोग थे वो ज़राअत की और सनती चीज़ें जो थी अपने इस्तेमाल के लिए वो रख लेते और बाकी सारी की सारी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में वो एक्सपोर्ट करते। एक शहर है सरवाइल जो बंदरगाहों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। वो जो शहर था वहाँ से कॉटन एक्सपोर्ट की जाती यानी कपास, इसके अलावा जैतून और तेल वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता। दोस्तों उस दौर के जो मुसलमान थे स्पेन में रहने वाले वो समंदरों के सफ़र के इतने ज़्यादा माहिर हो चुके थे कि उन्हें पूरा अबूर हासिल था समुद्री सफ़र पर। आज भी जो मॉडर्न समुद्री सफ़र हैं उनके लिए जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो वहाँ से निकाले गए हैं, जैसे कि एडमिरल, आर्सिनल, एवरेज, केबल, ये सारे जो वर्ड्स हैं जो समंदर के सफ़र में यूज़ किए जाते हैं ये उस वक्त के लोगों के बनाए हुए हैं। इसके अलावा कुर्तबा शहर के अंदर जो गवर्नमेंट है उसने एक रेगुलर पोस्ट सर्विस वहाँ पे रखी थी, यानी खत रसानी का जो काम था वो बड़ा ज़बरदस्त होता था। उनके अपने सिक्के थे सोने और चांदी के, और इसके अलावा जो क्रिश्चियन लैंड्स हैं यानी जो ईसाइयों की ज़मीनें हैं वहाँ पर उनकी कोई करेंसी नहीं थी, तो वो जो थे वो अरब लोगों की करेंसी यूज़ किया करते थे। दोस्तों अब्दुर्रहमान III के गुजर जाने के बाद जो नया हुक्मरान आया उसका नाम था अल हाकम। ये जो था ये मुस्लिम स्कॉलर था और इसको पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था, और इसने ये जो शौक था ये दूसरे लोगों के अंदर भी पैदा किया। इसने 27 फ्री स्कूल्स बनाए जहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर मज़हब के लोग वहाँ पर पढ़ सकते थे। इसने बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, जैसे अल जहर इसने बनाया कायरो में, और निज़ामिया इसने बनाया बगदाद में, जिसने पूरी दुनिया के जो लोग थे जो इल्म से ताल्लुक़ रखते थे उनको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और इस बंदे ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों से जो माहिर लोग थे, जो प्रोफेसर थे, उनको हायर किया ताकि वो लोगों को पढ़ा सकें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा इसने बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज बनवाई। ये उस वक्त की अपने दौर की सबसे ज़्यादा बड़ी लाइब्रेरीज थी। उस वक्त जो मुसलमानों के दौर में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी उसमें तकरीबन 4 लाख किताबें लगी होती, जिनके पेजेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा होती। दोस्तों जो अल हाकम था वो क्योंकि स्कॉलर भी था तो वो खुद भी लिखा करता था, और उसका लिखा हुआ बाकी स्कॉलर्स बहुत ज़्यादा पसंद भी किया करते थे। दोस्तों ये जो शहर था या ये जो स्पेन इलाका था ये बहुत ज़्यादा इल्म अदब में अरूज हासिल कर चुका था कि एक स्कॉलर है, डच स्कॉलर जिसका नाम है डोजी, वो लिखता है कि तकरीबन हर बंदा उस ज़माने में लिख भी सकता था और पढ़ भी सकता था, यानी लिटरेसी रेट उस वक्त का 100% था। दोस्तों इस स्टोरी के अंदर जो जेवल ऑफ द वर्ल्ड है यानी दुनिया का नगीना, वो उसी इलाके को कहा गया है जो मुसलमानों की हुकूमत में था, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट थी और इसके अलावा जो दुनिया जिसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मैं सोल्व क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लें।